एपिसोड 191 टू 195। जन्मदिन की पार्टी में मौजूद हर कोई अनिका को घृणा और तिरस्कार की नजरों से देख रहा था। एरिक और आरोन द्वारा कुछ क्षण पहले दिए गए उपहार अत्यंत मूल्यवान थे। फिर तेज ने मुंबई शहर के दक्षिण में ओएसिस विकास परियोजना की प्राप्ति की चौंकाने वाली खबर की घोषणा की। वह येट्स के लिए 500 मिलियन कमा रहे होंगे। अब अनिका की बारी थी। आज उसका परिवार उसे क्या उपहार देगा। माया अपनी सीट पर बैठी हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने देखा कि अनिका के हाथ में क्या था। ये वही बक्सा था जो अर्जुन ने पहले उसे दिया था। यदि अनिका ने वह चीज अपने पिता को दे दी होती तो ये सदी का सबसे बड़ा मजाक होता। हर कोई उन्हें ऐसे देखेगा जैसे वे मूर्ख हों। एरिक ने चेहरे पर उपहास के भाव के साथ अनिका को घूरा। उसने उसके हाथ में छोटे से डिब्बे को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। उसने अपनी भौं उठाई और कहा, चचेरी बहन, आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है। क्या तुम सच में ये छोटा सा डिब्बा उन्हें देने जा रही हो? इसमें कौन सी कीमती चीज रखी जा सकती है? एरिक ने अपने दिमाग में खर्राटे लिए। उसने अपनी आंखों से देखा कि यह चीज उस निकम्मे अर्जुन ने ही अनिका को दी थी। वह दरिद्र और शक्तिहीन था। वह किस प्रकार का उपहार दे सकता था? जब उसने इस बारे में सोचा तो उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। वह अनिका और अर्जुन को मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहा था। एरोन एक तरफ खड़ा होकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, चचेरी बहन, भले ही तुम्हारे पास पैसे न हो, लेकिन तुम्हें कम से कम कुछ आकर्षक उपहार तो लाने चाहिए। ये छोटी सी चीज आंटी माया को बहुत शर्मिंदा करने वाली है। यहाँ मौजूद सभी येत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित हैं। साथ ही दादाजी के दोस्त भी यहाँ हैं। क्या तुम्हारा उपहार थोड़ा सादा नहीं है? ये स्पष्ट था कि वह अनिका को अपमानित करना चाहता था। बस बहुत हो गया। बस करो, तुम दोनों। जेस अब ये सब नहीं देख सकती थी। उसने उन दोनों को गुस्से से घूरा। एरिक और आरोन ने उसे नजरअंदाज करना चुना। उनकी अभिव्यक्ति पर घृणा का भाव जरा भी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि हॉल में बैठा तेज भी थोड़ा असहाय दिखाई दिया। जब उसने अपना सिर उठाया और देखा कि अनिका अंदर आ रही है। जब वे बच्चे थे तब वे अनिका के बहुत करीब थे। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वे एक दूसरे से उतना ही दूर होते गए। आखिरकार वह येट्स में से एक नहीं थी। अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रह गया होगा। मानवीय रिश्तों की प्रकृति ऐसी ही थी। सबकी निगाहों के सामने अनिका हॉल में चली गई और उसने बॉब को डिब्बा थमा दिया। जब अनिका ने कहा, दादाजी, यह मेरे और अर्जुन की ओर से है, तो बॉब का चेहरा ठंडा था। अनिका को अर्जुन पर विश्वास था। वह इतने महत्वपूर्ण अवसर पर बूढ़े मालिक को सादा उपहार नहीं देगा। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि यह कोई बहुत मूल्यवान चीज होगी। आखिर अर्जुन घर से भाग गया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। बॉब ने सिर हिलाया और घुरघुराहट के साथ जवाब दिया। उसने बक्सा भी नहीं लिया। अनिका को अजीब लगा। मेज पर बैठे सभी लोग उसे अजीब भाव से देख रहे थे। अनिका को बहुत असहज महसूस हुआ। उसने बक्सा नीचे रख दिया और मुड़कर चलने लगी। बॉब ने उसे लाल पैकेट नहीं दिया। वह स्पष्ट रूप से अपने बाकी पोते पोतियों को तरजीह दे रहा था जबकि उसके साथ भेदभाव कर रहा था। हालांकि जब अनिका जाने वाला था, एरिक ने बॉक्स छीन लिया और हॉल, सेंटर कोर्ट और बाहरी प्रांगण में सभी को जोर से घोषणा की, ओह, मुझे लगा कि यह कोई कीमती चीज है। ऐसा लग रहा है कि यह एक सजावटी अंगूठे की अंगूठी है। ये भी जैद से बनी है। उनके शब्द उत्तेजना से भरे हुए थे। जब लोगों ने एरिक को जैद से बनी सजावटी अंगूठी निकालकर अपने अंगूठे में पहनते देखा तो वे भी हंसने लगे। एरोन ने भी कहा, क्या जैद? क्या हमारी प्यारी चचेरी बहन इसे खरीद सकती है? मुझे लगता है कि यह नकली है। क्या तुमने सुना कि उसने अभी क्या कहा? उसने कहा कि उसने इसे अर्जुन के साथ खरीदा है। ओह, ठीक है। एरिक ने यह महसूस करने का नाटक किया। फिर उसने जैद सजावटी अंगूठे की अंगूठी ली और अर्जुन पर चिल्लाया, जो बाहरी आंगन में दरवाजे के सबसे नजदीक की मेज पर बैठा था। अर्जुन, तुम्हें ये कहाँ मिला? ये बहुत पुराना लग रहा है। क्या तुमने इसे कूड़ेदान से उठाकर मेरे दादाजी को दिया था? ये बहुत ही विनाशकारी आलोचना थी। कुछ लोग घृणा भरी आंखों से अर्जुन की ओर देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि एरिक और आरोन अर्जुन को परेशान करना बंद नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी।
उसने बस शांति से चाय पी और थोड़ा खाना खाया। इन बेवकूफ़ों को तो ये भी नहीं पता था कि वह क्या था। यदि उन्हें उस जेड रत्न से बनी अंगूठी का वास्तविक मूल्य पता होता, तो क्या वे जमीन पर घुटने टेक कर उसे भगवान कहकर संबोधित करते। जब एरिक ने देखा कि अर्जुन उस पर ध्यान नहीं देना चाहता, तो उसने उसे उकसाने में रुचि खो दी। फिर उसने अंगूठी को वापस बॉक्स में भर दिया और बॉक्स को एक तरफ फेंक दिया जैसे कि वह कचरा हो। बॉब ने उसे केवल ठंडी निगाह से देखा और कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो आज जिस बात ने उसे सबसे अधिक खुश किया, वह थी तेज द्वारा रिवरडेल के दक्षिण में ओएसिस विकास परियोजना को अपने हाथ में लेना। येट्स के लिए ये जश्न मनाने लायक बात थी। निश्चित रूप से पीटर खड़ा हुआ और अपना गिलास पकड़ा। उसने कहा, पिताजी, आज हमारे परिवार में एक साथ 3 खुशियां हैं। मैं आपके लंबे और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। बॉब मुस्कुराने से अपना मुंह बंद नहीं कर सका। उसने एक हाथ से अपनी बेंत पकड़ी और दूसरे हाथ से अपना गिलास। उसने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए पी लूंगा। पार्टी शुरू हुई और सभी लोग एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। वे खूब आनंद ले रहे थे। अनिका अर्जुन के पास वापस गया और उसके बगल में बैठकर ध्यान लगाने लगा। आज उसे येट्स की असलियत समझ में आ गई। वे भयानक थे। उसे यह पसंद नहीं आया कि ये लोग हर समय दिखावटी बातें करते रहे। यदि संभव हो तो वह अब किसी भी पारिवारिक समारोह में शामिल नहीं होना चाहती। अर्जुन ने जॉर्ज को संदेश भेजा, बूढ़े जॉर्ज, बॉब येट्स की जांच में मेरी मदद करो। कुछ सेकंड बाद अर्जुन को जवाब मिला, यंग मास्टर, बॉब येट्स सेवानिवृत्त हो गए हैं। वे येट्स की संपत्तियों का प्रबंधन करते थे और उनके आधे से ज्यादा सहयोग से संबंधित थे। सबसे बड़े बेटे, पीटर येट्स के पास फिलहाल कुछ शक्ति है, लेकिन आपके एक शब्द से ही वह चला जाएगा। आपने सबसे छोटे बेटे, येट्स की कंपनी में निवेश किया है, इसलिए आपके पास 70% इक्विटी शेयर हैं। पीटर के सबसे बड़े बेटे, तेज येट्स ने हाल ही में शहर के दक्षिण में ओएसिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया, और मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसे। मुझे भाड़ में जाओ। अर्जुन को यह उम्मीद नहीं थी कि येट्स की अधिकांश परियोजनाएं और उद्यम उनसे संबंधित होंगे। यह अजीब था। मेरे सिग्नल का इंतजार करो। मुझे येट्स पसंद नहीं है। अर्जुन ने चुपके से मैसेज का जवाब दिया और अपना फोन रख दिया। जॉर्ज एपेक्स ग्रुप में चेयरमैन के कार्यालय में थे। मैसेज मिलने के बाद उन्होंने अपनी भौं उठाए और अपने सचिव से यह घोषणा करने को कहा, जब तक अर्जुन अपना मुंह खोलता रहेगा, वह येट्स को दिवालिया बनाना सुनिश्चित करेगा। इन अंधे मूर्खों ने अवश्य ही यंग मालिक को धोखा दिया होगा। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? अनिका ने देखा कि अर्जुन पूरे समय अपने फोन के साथ खेल रहा था। यही कारण है कि उसने उत्सुकता से पूछा। ओह, ये कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर टनर ने मुझे बताया कि वह अगले बुधवार को अहाना की सर्जरी की व्यवस्था करेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया। सच में? अनिका उत्साहित थी। उसने भावुक होकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अहाना ही उसकी सब कुछ थी। कौन सी माँ अपने बच्चे को कष्ट में देखना चाहेगी? हाँ, अर्जुन ने प्यार से अनिका के हाथ की पीठ थपथपाई। अरे, क्या तुमने सुना कि शहर के दक्षिण में ओएसिस विकास परियोजना मुंबई के सबसे अमीर आदमी जॉर्ज थॉमस द्वारा विकसित की गई थी? तेज उस परियोजना को लेकर हम सभी को गौरवान्वित कर रहा है। ठीक है, मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे का बॉस एक विश्वस्तरीय न्यू बिलियनियर है। वह बहुत अमीर है। तेज का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। ये स्पष्ट है कि बॉब उसे तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित करना चाहता है। हमें उससे और अधिक अनुग्रह प्राप्त करना होगा। समूह उत्साह से बकबक करने लगा। उनकी बातचीत गर्म होने लगी थी। वे तेज येट्स बनना चाहते थे। अरे, उस बेकार आदमी को क्या हो गया है? मैंने सुना है कि येट्स उसे इतना पसंद नहीं करते। अचानक किसी ने बातचीत का ध्यान अर्जुन की ओर मोड़ दिया। तुम्हें नहीं पता, बॉब की पोती, जो वहां पर अनिका है, शादी से पहले गर्भवती हो गई और बच्चा उस रीढ़विहीन कायका है। तुम्हें पता होना चाहिए कि येट्स विलेज में ये बेहद शर्मनाक बात है। उसने परिवार का नाम खराब कर दिया और वह बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। तो आपने जो कहा, उससे तो यही लगता है कि अनिका भी अच्छी महिला नहीं है। क्या वह, तुम्हें पता है, वह शादी से पहले गर्भवती होने के लिए बहुत बेशर्म है। एक पल में सभी लोग इधर उधर देखने लगे। अर्जुन ने उनकी निगाहों से भौहें सिकोड़ लीं। ये लोग बहुत निंदनीय थे। खास तौर पर वहां मौजूद अधेड़ उम्र की महिलाएं।
उनकी मौखिक गाली गलौज किसी को भी उत्तेजित कर देगी। अनिका ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। 3 साल पहले इसी बात को लेकर वह परिवार की बदनामी का कारण बन गई थी। सब लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे थे। आज ये लोग फिर से अतीत को खोद रहे थे। उसके दिल में चाकुओं से वार कर रहे थे। अर्जुन का चेहरा उतर गया जब उसने अनिका का हाथ दबाया। फिर वह उठा और उन अधेड़ उम्र की महिलाओं के पास गया जो गपशप कर रही थीं। वह एक कुर्सी लेकर वहां बैठ गया। उसने हंसते हुए कहा, आंटियों, क्या आप जानती हैं कि किस तरह के लोग सबसे भयानक मौत मरते हैं? जब मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं ने अर्जुन को अपनी मेज पर बैठे देखी तो उन्हें थोड़ा दोषी महसूस हुआ। लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने अपनी आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और तिरस्कार से उसकी ओर देखा। उन्होंने अभी अभी सब कुछ देख लिया था। अर्जुन तो एक निकम्मा आदमी था। उन्होंने अभी अभी सब कुछ देख लिया था। अर्जुन तो एक निकम्मा आदमी था। तुम तो बस एक कूड़ा कचरा हो। तुम्हें यहाँ बैठकर हमसे बात करने का क्या अधिकार है? उनमें से एक महिला ने नाक भान सिकोड़ी। तोड़ो। अर्जुन ने शराब की बोतल ली और उसे जमीन पर पटक दिया। और फिर गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? अगर तुम मेरे सीनियर नहीं होते, तो क्या तुम यकीन करते कि मैं तुम में से हर एक को थप्पड़ मारूंगा? तुम अपने मुंह में कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन बकवास करने की हिम्मत मत करना। अपने मुंह पर लगाम लगाओ। अगर नहीं, तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आया। नाक भान सिकोड़ो। अर्जुन का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। मेज पर बैठी सभी अधेड़ उम्र की महिलाएं अर्जुन के इस रौबदार अंदाज से घबरा गईं। वे खुद को दोषी महसूस करते हुए अपना मुंह बंद कर बैठीं। वे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। हालांकि जब उसने उनकी तरफ पीठ फेरी, तो वे अर्जुन और अनिका को बुरी तरह से कोसने लगे। वे उन्हें बुरी तरह पीटना चाहते थे। अर्जुन अपनी सीट पर वापस चला गया। अनिका ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम उनके खिलाफ क्यों गए? वे कुछ नहीं जानते। अर्जुन ने आलस से मुस्कुराते हुए कहा, वे बकवास कर रहे थे। उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। तुम अर्जुन कपूर की पत्नी हो। जो भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। जब अनिका ने अर्जुन को ये कहते सुना तो उसका हृदय गर्म और प्रसन्न हो गया, हालांकि यह सुनने में सुखद नहीं था। जेस दूसरी तरफ बैठी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह इतना बुरा नहीं था। मुख्य हॉल में वापस आए। इस समय हर कोई ओएसिस विकास परियोजना के बारे में गर्मजोशी से बात कर रहा था। स्वाभाविक रूप से तेज सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। बॉब लालची था, इसलिए उसने ज्यादा शराब पी ली थी। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहरी आंगन से मुख्य हॉल में भागता हुआ आया। उसका चेहरा उत्तेजित और उन्मत्त था। ओ बूढ़े मालिक, कुछ बड़ा हुआ है। अधेड़ उम्र का वह आदमी बॉब का सचिव था। वह येट्स के कारोबार के सभी बाहरी मामलों के लिए जिम्मेदार था। अगर कुछ भी होता तो वह घोषणा करता था। बॉब ने भौहें सिकोड़कर अप्रसन्नता से कहा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना पसीना पोंछे ही कहा, 1 अरब। कंपनी को अभी अभी $1 अरब का निवेश मिला है। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 1 अरब रुपये का निवेश। 1 अरब रुपये का निवेश। येट्स की कुल संपत्ति की कीमत 700 से 800 मिलियन रुपये थी। बॉब की अपनी कंपनी को सैमसन और तेज की कंपनी के साथ जोड़ने पर उनके पास केवल 1 अरब से थोड़ा अधिक ही पैसा था। 1 अरब रुपये का ये निवेश अचानक से सामने आया। वह कैसे उत्साहित नहीं होगा? बॉब उत्साह से खड़ा हो गया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने हाँफते हुए पूछा, क्या? तुमने क्या कहा? फिर से बताओ। बूढ़े मालिक, हमें $1 अरब का निवेश मिला है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अंततः अपना पसीना पोंछा और उसी उत्साह के साथ कहा। एक पल में बॉब का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखकर ठहाका लगाया। अद्भुत! येट्स परिवार आखिरकार उच्च समाज में प्रवेश करने जा रहा है। 1 अरब रुपये का निवेश। जाकर पता लगाओ कि वह कौन था जिसने हम पर निवेश किया था। हमें उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ये व्यक्ति अवश्य ही बहुत अमीर अरबपति होगा। उसे उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना था। बॉब खुद उन्हें यहाँ आमंत्रित करने के लिए तैयार थे।
अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जवाब दिया, यह एक एंजल निवेशक है। वह मिस्टर कपूर के नाम से जाना जाता है। ओल्ड मास्टर, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका अंतिम नाम कपूर है? अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था। वह 10 साल से ज्यादा समय से बॉब के साथ रह रहा था। वह बॉब के साथ बातचीत करने वाले ज्यादातर लोगों को जानता था, लेकिन कपूर नाम से कोई भी व्यक्ति नहीं था। मुंबई में कपूर नाम से उपनाम रखने वाले बहुत अधिक उद्यमी या शक्तिशाली लोग नहीं थे। बॉब अचंभित था। वह अपनी खुशी नहीं छिपा पा रहा था, लेकिन साथ ही वह भौंचक्का भी था। वह किसी भी कपूर को नहीं जानता था जो इतना अमीर था। बॉब ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और पूछा, क्या आप में से कोई इस मिस्टर कपूर को जानता है? अगर जानता है तो छिपना बंद करो। उसने बहुत पैसा लगाया है, हमें उससे मिलने जाना है। अंत में, चारों ओर देखने के बाद, सभी ने भ्रम में अपना सिर हिलाया। पिताजी, मैं किसी मिस्टर कपूर को नहीं जानता। नहीं मैं। एक क्षण में सभी लोग अचंभित रह गए। कोई भी मिस्टर कपूर को नहीं जानता था। तो फिर ये मिस्टर कपूर कौन थे? तुरंत ही यह खबर पार्टी में चारों ओर फैल गई। अरे, क्या तुम लोगों ने सुना कि क्या हुआ? कपूर नाम के एक अमीर आदमी ने येट्स के व्यवसाय में 1 अरब रुपये का निवेश किया। क्या 1 अरब रुपये? कौन मिस्टर कपूर? वह बहुत अमीर है। मैं उसे अपना पिता बनाना चाहता हूँ। पलक झपकते ही पूरा केंद्रीय प्रांगण और बाहरी प्रांगण इस बारे में चर्चा करने लगा। मिस्टर कपूर का नाम हवा की तरह था। ये येट्स के पूरे आंगन में बह गया। पार्टी में मौजूद लगभग सभी लोगों को अब पता चल गया था कि कपूर नामक एक अरबपति ने येट्स के व्यवसाय में 1 अरब रुपये का निवेश किया था। कितनी बड़ी रकम है! हर कोई अपने सदमे का वर्णन नहीं कर सका। येट्स परिवार आज प्रसिद्ध होने जा रहा था। आज परिवार में एक साथ 4 सुखद घटनाएं घटीं। अर्जुन अपनी सीट पर बैठ गया और भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा क्यों लगा कि बफर ऐसा ही करेगा? जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसे अपने दूसरे फोन पर एक मैसेज मिला। उसने उसे खोला और देखा कि यह वास्तव में बफर से था। इसमें लिखा था, प्रिय मास्टर अर्जुन, ये हो गया। मैंने आपकी पत्नी के दादा के व्यवसाय में 1 बिलियन रुपये का निवेश किया है। ये बफी थी। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। बफी बहुत दयालु थी। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, ठीक है। चूंकि बफी ने पहले ही पैसे निवेश कर दिए थे, तो वह और क्या कर सकता था? उसे वैसे भी 1 बिलियन की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह इसे सिर्फ एक उपहार के रूप में लेगा। जब अनिका को यह समाचार मिला तो उसकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। क्या ये वही था? शायद नहीं। अनिका ने तुरंत ही इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। यह 1 बिलियन रुपये का निवेश था। भले ही अर्जुन के माता पिता स्काई वेस्टर्न रेस्टोरेंट के मालिक होते, लेकिन उनके पास निवेश के लिए इतने पैसे नहीं होते। बॉब बहुत उत्साहित था। वह और उसके बच्चे उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे हॉल से लेकर सेंटर कोर्ट तक गए। फिर वे बाहरी प्रांगण से होते हुए ये देखने के लिए आगे बढ़े कि यह मिस्टर कपूर कौन है। संयोग से एरिक अर्जुन के पास से गुजरा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे दादाजी, क्या ये वही मिस्टर कपूर हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं? ये स्पष्ट था कि एरिक ने ऐसा जानबूझकर किया था। अर्जुन तो काया था। अगर वह 10,000 रुपये निकाल पाता तो ये बड़ी उपलब्धि होती। 1 अरब? बिल्कुल नहीं। जब एरोन ने ये सुना, तो वह तिरस्कार में हंसा और बोला, हा हा। एरिक, यह मिस्टर कपूर वह मिस्टर कपूर नहीं है। ये स्पष्ट है कि वह अपना भोजन कूड़ेदान से लाता है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। माया जी उदास चेहरे के साथ सबके पीछे चली गई। वह कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वह भी इस मामले में खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस होगी। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। एरिक की अशुभ हंसी सुनने के बाद तेज अपनी हंसी को और नहीं रोक सका। बॉब ने अपनी सीट पर बैठे अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा। उसने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वह खुद को क्या समझता है? कितना दर्दनाक नजारा है। बॉब ने ठहाका लगाते हुए अपनी काली लकड़ी की बेंत को जमीन पर थपथपाते हुए वहां से चला गया। वह अपने लोगों के समूह के साथ जाने वाला था। अर्जुन लंबे समय से इस तरह के व्यवहार को झेल रहा था। वह अपनी सीट पर उदासीन भाव से बैठा और अपनी शराब का घूंट लिया। उसने शांति से कहा, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं मिस्टर कपूर नहीं हूं। पहले तो सब चौंक गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। क्या अर्जुन मूर्ख था? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? अरे, अर्जुन,
तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखते? अपने अंतिम नाम के अलावा तुम्हारा कौन सा अंग अमीर व्यक्ति जैसा दिखता है? एरिक हताश होकर हंस पड़ा। इतना बेशर्म आदमी कैसे हो सकता है? वह बहुत ही हास्यास्पद था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अगर वह उन्हें बताएगा भी तो वे उस पर यकीन नहीं करेंगे। बॉब और उसके समूह के लोग नाक भान सिकोड़ते हुए दरवाजे से बाहर चले गए। पलक झपकते ही आंगन में केवल कुछ ही लोग बचे रह गए। जेस वहां से नहीं गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी समस्या हो। तुम बहुत ज्यादा शेखी बघाड़ते हो। अगर तुम इसी तरह से पेश आते रहे, तो मेरा सुझाव है कि तुम अनिका से तलाक ले लो। उसके प्रति उसकी अच्छी धारणा एक ही क्षण में समाप्त हो गई। अर्जुन अवाक रह गया। वह अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन फिर भी विनम्र बना रहा। किसी ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? कुछ देर बाद बॉब अपने लोगों को लेकर वापस आया। वे सभी खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे थे। वे बॉब को बधाई देते रहे। दृश्य जीवंत एवं हर्षोल्लासपूर्ण था। हालांकि कुछ लोग अभी भी अर्जुन को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा। यह अद्भुत है। येट्स परिवार आखिरकार मुंबई में अपना चेहरा दिखा रहा है। बॉब उत्साहित था। पिताजी, यह मिस्टर कपूर कौन है? उसने हमारे व्यवसाय में निवेश क्यों किया? सैमसन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति 1 अरब रुपये का निवेश कर सकता है, उसकी कुल संपत्ति निश्चित रूप से 10 अरब रुपये से अधिक होगी। यह आदमी निश्चित रूप से देश में सूची में शीर्ष पर होगा। क्या ये वे लोग हो सकते हैं? ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। बॉब ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो इस बारे में मत सोचो। चूंकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, तो हमें बस इंतजार करना चाहिए। हम अंततः उससे मिलेंगे। आप लोगों को इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे ही आपको मिस्टर कपूर मिल जाए, मुझे बता देना। येट्स जरूर जाकर उनसे मिलेंगे। पार्टी जारी रही। इसी समय हॉल में खबर फैल गई। पिताजी, अगले महीने सिरस मैनर में एक पार्टी है। उन्होंने कई मशहूर लोगों को आमंत्रित किया है। हमें भी आमंत्रित किया गया है, सैमसन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिरस मैनर में एक पार्टी में आमंत्रित होना सम्मान की बात थी। सिरस मैनर एक पहेली थी। यह अत्यंत रहस्यमय था। अफवाहें थीं कि जागीर का मालिक निजी लाभ के लिए चापलूसी करने में माहिर था। उनका बहुत शक्तिशाली प्रभाव था और उनके पास अकल्पनीय मात्रा में धन था। ये सिरस मैनर में आयोजित पहली पार्टी थी। मुंबई के अमीर और ताकतवर लोगों ने इस पार्टी को बहुत महत्व दिया। सिरस मैनर के मालिक द्वारा आमंत्रित किए जाने के लिए उनके पास एक निश्चित स्तर की शक्ति और धन होना आवश्यक था। दादाजी, सिरस मैनर कैसी जगह है? क्या ये वाकई इतनी शानदार है? एरिक ने उत्सुकता से पूछा। तेज ने संक्षेप में समझाया और एक क्षण में हॉल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस साल येट्स की किस्मत कैसी रही? उनके साथ लगातार अच्छी चीजें हो रही थीं। जाहिर है, बॉब बहुत खुश था। वह इस पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और उसने इस पार्टी को बहुत महत्व भी दिया। ठीक है, जब समय आएगा, पीट, सैम, टेडी, एरिक और जेसी मेरे साथ आएंगे। हम में से 6 लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बॉब ने आंखें मूंदकर मुस्कुराया। जब एरिक ने ये सुना, तो उसे लगा कि वह 7वें आसमान पर है। उसने थोड़ी और शराब पी और बाहरी आंगन में जाने का मौका ढूंढा। फिर वह जानबूझकर अर्जुन और अनिका की ओर चल पड़ा। अर्जुन, अनिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अगले महीने सिरस मैनर में होने वाली पार्टी में जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे पता है कि तुम्हें जलन हो रही है। मेरे जैसा कोई ही ऐसी पार्टी में जा सकता है। ओह, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ये भी नहीं जानते कि सिरस मैनर किस तरह की जगह है ना? एरिक खुद से खुश था। साथ ही उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर चल रहा हो। उसकी आवाज में अहंकार झलक रहा था। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। सिरस मैनर, गायत्री जी क्या करने की कोशिश कर रही थी? हालांकि अनिका को एरिक से नफरत थी, क्योंकि वह कुछ उपहार पाने के बाद दिखावा करता था। फिर भी उसे थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। उसने सिरस मैनर के बारे में सुना था। यह एक अद्भुत जगह थी। जागीर के मालिक की पृष्ठभूमि अत्यंत शक्तिशाली थी। जो कोई भी उनसे मिल सकेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा।
जब उसने अनिका को इस तरह देखा, तो अर्जुन उसके करीब गया और पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। एरिक ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, भाड़ में जाओ। तुमने क्या कहा, अर्जुन? तुम अनिका को वहां ले जा रहे हो? तुम उसे वहां कैसे ले जाओगे? तुम तो बस एक बेकार का टुकड़ा हो। क्या आप जानते हैं कि सिरस मैनर किस तरह की जगह है? यह मुंबई का सबसे रहस्यमयी मैनर है। इसके निर्माण में मालिकों को 1 बिलियन का खर्च आया था। क्या आप कह रहे हैं कि आप पार्टी में आमंत्रित होने के योग्य हैं? एरिक खुद को रोक नहीं सका। उसने तरह तरह की भयानक और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। कुछ ही देर में उसने कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे भी अर्जुन पर हंसने लगे। अर्जुन तो बस खुद को अपमानित कर रहा था। वह अभी भी शेखी बघाड़ने की कोशिश कर रहा था जबकि बात यहां तक पहुंच चुकी थी। अनिका का चेहरा भी जल रहा था। उसने अर्जुन को टेबल के नीचे लात मारकर कहा कि वह बात करना बंद करे। वह पहले से ही बहुत शर्मिंदा थी लेकिन अर्जुन ने बोलना बंद नहीं किया। क्या वह तभी रुकेगा जब सबके साथ उसका झगड़ा हो जाएगा? जब उसने इस बारे में सोचा तो अनिका को गुस्सा आने लगा। हालांकि वह अभी भी अर्जुन के प्रति सहनशील थी। उसने धीरे से कहा, बस बहुत हो गया। बात करना बंद करो। क्या तुम्हें हमें बेवकूफ बनाना है? अर्जुन अवाक रह गया। उसने अपनी नाक को छुआ और सिर हिलाया। उसने फिर कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अनिका दुखी था। अगर किसी को लगातार निशाना बनाया जाए तो वह दुखी होगा। इसके अलावा इन अप्रासंगिक लोगों ने 3 साल पहले हुई किसी घटना को भी गपशप के लिए खोज निकाला। बेशक अनिका को इस बात से दुख होगा। थोड़ी देर बाद अनिका शौचालय का उपयोग करने के लिए उठा। एरिक ने अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा। उसने अपना पैर मेज पर रखा और उत्तेजक लहजे में कहा, अर्जुन, मेरे मन में तुम्हारे लिए एक नए स्तर का सम्मान है। तुम सिर्फ एक कूड़ा का चरा हो। और तुम यहाँ बैठकर खाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसके ऐसा कहने के बाद एरिक ने रेड वाइन का एक गिलास उठाया और अर्जुन के सिर पर उड़ेल दिया। शराब अर्जुन के सिर से लेकर पैरों तक बह रही थी। एक क्षण में सभी लोग हंगामा करने लगे। एरिक बहुत घमंडी था। अर्जुन शराब में भीगा हुआ बैठा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। धमाका। अर्जुन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उठा और एरिक की छाती पर लात मार दी। एरिक को उम्मीद नहीं था कि अर्जुन अचानक प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए वह टक्कर से पीछे की ओर लड़खड़ा गया और एक अन्य मेज को गिरा दिया। भाड़ में जाओ, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि यह येट्स की पार्टी है? तुम मरने के लिए कह रहे हो? एरिक गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने दांत भींच लिए और पेट पकड़ लिया। वह अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उस पर चिल्लाया। इस अचानक हुए हंगामे ने बॉब और हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हो रहा है? सैमसन सबसे पहले बाहर भागा। जब उसने अपने बेटे का चेहरा लात लगने से पीला पड़ा देखा, तो वह अर्जुन के पास गया और उसके गाल पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसी समय वह गुस्से से चिल्लाया, अर्जुन, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ है? यहाँ मुसीबत खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि सैमसन का हाथ किसी चीज पर नहीं पड़ा। उसे हवा में ही अर्जुन ने पकड़ लिया। अर्जुन गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने सैमसन को घूरते हुए चिल्लाया, आगे बढ़ो। मुझे छुओ। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं मुंबई से येट्स को गायब कर दूंगा? बहुत खूब। कुछ देर तक सभी लोग होश में नहीं आ सके। क्या ये कोई निकम्मा आदमी कहेगा? क्या अर्जुन पागल था? उसने शिमशोन से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? अरे नहीं, वह तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। माया जी बूढ़े मालिक के पीछे खड़ी थी। उनका चेहरा घबराया हुआ और भयभीत लग रहा था। अर्जुन हताश होकर उसे मारने जा रहा था। क्या वह चुपचाप अपना खाना खत्म करके चला नहीं जा सकता था? उसे तो बस परेशानी खड़ी करनी थी। थप्पड़। माया जी बाहर आए और अपना हाथ उठाया। उन्होंने बिना कुछ कहे अर्जुन के गाल पर थप्पड़ मारा। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन होते हो यहाँ इतने घमंडी? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? चले जाओ यहाँ से। माया जी तेज से चिल्लाई। वह क्रोध से पागल हो जा रही थी। यदि बूढ़ा मालिक पागल था, तो न केवल अर्जुन को बल्कि उसे भी इससे कोई लाभ नहीं होगा।
एरिक एक तरफ खड़ा था और बहुत दर्द में होने का नाटक कर रहा था। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और बॉब से चिल्लाया, दादाजी, इसे देखो। वह येट्स परिवार का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। वह आपकी पार्टी में हंगामा कर रहा है। बॉब गुस्से में था। उसने अपनी बेत जमीन पर पटक दी और अर्जुन के पास गए। उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़े मास्टर येट्स गुस्से में थे। हर कोई अपने चेहरे पर नकली मुस्कान के साथ अर्जुन को देख रहे थे। वे उसके अपमान का आनंद ले रहे थे। यही वह काम था जो उन्हें सबसे अधिक पसंद था। अर्जुन ने शिमशोन का हाथ छोड़ दिया और सबकी ओर घूरने लगा। येट्स परिवार बहुत ही हास्यपूर्ण था। वे सांपों और चूहों का घोंसला थे। बॉब येट्स, याद रखो तुमने क्या कहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मुझसे वापस आने की भीख नहीं मांगोगे, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। बॉब ने नाक भान सिकोड़ी। मैं तुमसे वापस आने की भीख मांग रहा हूं। क्या आपको लगता है कि येट्स परिवार को एक घटिया पोते दामाद की जरूरत है? फिर भी जब बॉब की नजर अर्जुन से मिली तो उनका दिल फिर से धड़क उठा। यह आदमी उनको इस तरह क्यों देख रहा था? वह उनकी ओर घृणा और तिरस्कार से देख रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई येट्स को नीची नजर से देखने की? उसे ऐसा कुछ कहने का क्या अधिकार था? जब सभी लोग आपस में झगड़ रहे थे तो अनिका वापस आ गई। जब उसने देखा कि क्या हुआ है तो वह सभी से माफी मांगती रही। दादाजी, मुझे माफ कर दें। ये सब मेरी गलती है। मैंने उसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया। कृपया उस पर गुस्सा करना बंद करो। हम जल्द ही निकलेंगे। अनिका ने अर्जुन को अपने पीछे खींचा और क्षमा मांगते हुए कहा। जेस अब और नहीं देख सकती थी। उसने कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया। आखिरकार हम परिवार हैं। इसके बाद अनिका को अर्जुन को वापस ले जाने दो। बॉब ने उपहास किया। जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने कुछ नहीं कहा। एरिक ने अर्जुन को तानाशाही तरीके से घूरा। उसने अहंकार से उसे उंगली दिखाई। अनिका ने कुछ नहीं कहा। उसने अर्जुन को शौचालय में खींच लिया और उसके लिए उसका चेहरा पोंछा। फिर उसने उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद की और उसे सुखाने के लिए अपने हाथों के बीच रगड़ा। फिर उसने उसे ड्रायर से सुखाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? अर्जुन शर्टलेस था और एक तरफ खड़ा होकर अनिका को अपनी शर्ट सुखाते हुए देख रहा था। वह बहुत ही सौम्य और समझदार थी। यह उनकी पत्नी थी, एक ऐसी महिला जो सभी के बीच सबसे चमकदार सितारा हो सकती थी। हालांकि उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे हर कोई रीढ़विहीन काय कहता था। नहीं, अनिका ने कहा। हालांकि उसकी आंखों में आंसू बता रहे थे कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि एरिक ही अपराधी है। तुम क्यों रो रहे हो? अर्जुन को बेचैनी महसूस हुई। अनिका ने अपने आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। वह रो पड़ी। अर्जुन, चलो घर चलते हैं। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। मैं उन्हें तुम्हें अपमानित करते हुए नहीं देखना चाहती। तुम मेरे पति हो। तुम मेरे पति हो। अर्जुन चौंक गया। उसका दिल गर्मजोशी से भरने लगा। उसने अनिका को कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ थपथपाई। उसने कहा, कोई बात नहीं, अनिका। ये बस एक छोटी सी बात है। मेरी चिंता मत करो। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और वे सुनहरी रोशनी का आनंद ले रहे थे। उन दोनों के बीच एक अज्ञात प्रेम भावना प्रज्वलित हो उठी।